नीतीश राणे जो है ना, एक डरा हुआ सहमा हुआ आदमी है जो मीडिया के सामने और हाउस में खड़े रह के बात बोलता। किसी मुस्लिम चौराहे पे खड़े रह के बात बोलेगा ना, उसका उस दिन पानी उतर जाएगा। और उनका इत्तेफाक मेरे से आमना सामना नहीं हो रहा। बार बार मुसलमानों की बात करना कि मुसलमान तुमको इतने हल्के नज़र आ रहे हैं। जो भी उठेगा गहरा गहरा उठ के बात करेंगे हमारे बारे में। बात सही है, आपका बोलना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर एक आमदार को थ्रेड आता है, फिरौती का फ़ोन आता है, तो बड़ी हैरत वाली बात है कि सामान्य जनता का क्या है। इसीलिए मैं अपने घर से चल के हाउस तक आया, ये बताने के लिए कि एक आमदार को अगर धमकी आ सकती है तो सामान्य आदमी का हम क्या सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता धमकी हमकी का। और धमकी हमकी से क्या, हम खुदा के बंदे हैं। मौत सिर्फ एक बार आनी है, बार बार तो नहीं आएंगी। ये तो तपास का भाग है कि जो आदमी अंदर बैठा ये उसी का आदमी है, ये उसी के नाम से फ़ोन किया गया, या वही लोग है। अभी सरकारें सब उसमें लगी हुई है छानबीन के अंदर। ये ज़रूर बात है कि ये कॉल इंटरनेशनल कॉल था, कैलिफोर्निया से फ़ोन आया था। उनकी गैंग वहाँ सक्रिय है, ये इंटरनेशनल एक गैंग है। सारे तार जोड़ना चालू है। अब वो कोई किसको क्या संरक्षण मिल रहा है और कोई क्या किसको धमकाया जा रहा है। अब ये तो पूरा दुनिया हमको मिल के धमका रही है। अब क्या धमकने से हम डर जाएंगे? हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ आमदार साजिद पठान साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब बिश्नोई गैंग की तरफ से हर बड़े मुस्लिम लीडर को धमकी मिल चुकी है, इसमें एक नया नाम आपका भी जुड़ चुका है। आपसे तकरीबन उन्होंने रंगदारी की 10 करोड़ की मांग की, तो आप उसको किस तरीके से देखते हो? क्या एक आमदार या खासदार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? बात सही है, आपका बोलना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर एक आमदार को थ्रेड आता है, फिरौती का फ़ोन आता है, तो बड़ी हैरत वाली बात है कि सामान्य जनता का क्या है। इसीलिए मैं अपने घर से चल के हाउस तक आया, ये बताने के लिए कि एक आमदार को अगर धमकी आ सकती है तो सामान्य आदमी का हम क्या सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। रही बात धमकी की, तो वो बड़े बड़े लोगों में ज़बरदस्ती मेरा नाम खींचा जा रहा। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, शायद उनको मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है कि मेरे पास में इतना पैसा है, सब कुछ है। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। हाँ, आमदार हूँ। अगर आमदारों की डिफिनीशन आप पैसों की समझ सकते होंगे तो वो मेरे साथ में मत जोड़ो। मेरा आप रिकॉर्ड निकाल लो और उसके बाद में मैं जब बजट मेरा देख लो इलेक्शन में, मैं 9 लाख रुपये मेरे पास में इनकम थी जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था। तो मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता धमकी हमकी का। और धमकी हमकी से क्या, हम खुदा के बंदे हैं। मौत सिर्फ एक बार आनी है, बार बार तो नहीं आएंगी। अच्छा सर, जिस तरीके से देखा गया कि इससे पहले बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये कहना था कि उसमें उनका हाथ है। अभी कुछ टाइम पहले बॉलीवुड के डायरेक्टर के घर पर, रोहित शेट्टी के घर पर गोली चली, सलमान खान के घर पर गोली चली। तो कहीं ना कहीं थ्रेड बनाना, जेल के अंदर से एक ऐसा कैदी जो जिसकी गैंग ये जवाबदारी ले रही है कि ये उस गैंग का काम है, तो आप इसको कैसे देखते हो? क्योंकि वो पुलिस प्रशासन का फेलियर है कि जेल के अंदर से बैठकर कोई एक आदमी क्राइम करवा रहा है। अब ये तो तपास का भाग है कि जो आदमी अंदर बैठा ये उसी का आदमी है, ये उसी के नाम से फ़ोन किया गया, या वही लोग है। अभी सरकारें सब उसमें लगी हुई है छानबीन के अंदर। ये ज़रूर बात है कि ये कॉल इंटरनेशनल कॉल था, कैलिफोर्निया से फ़ोन आया था। उनकी गैंग वहाँ सक्रिय है, ये इंटरनेशनल एक गैंग है। सारे तार जोड़ना चालू है। अब वो कोई किसको क्या संरक्षण मिल रहा है और कोई क्या किसको धमकाया जा रहा है। अब ये तो पूरा दुनिया हमको मिल के धमका रही है। अब क्या धमकने से हम डर जाएंगे? और हम रात दिन घर में बैठ के, मस्जिदों में बैठ के दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको शहादत की मौत दे। तो शहादत की मौत तो रोड पे आएंगे ना, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी थोड़ी मारेंगे तुमको। अच्छा सर, नीतीश राणे जो भाजपा के नेता है, उन्होंने कहा है कि मदरसों से जो है आतंकवाद फैलता है, तो आप उसको कैसे देखते हो? क्योंकि आए दिन इस तरीके के मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हो? नीतीश राणे जो है ना, एक डरा हुआ सहमा हुआ आदमी है जो मीडिया के सामने और हाउस में खड़े रह के बात बोलता। किसी मुस्लिम चौराहे पे खड़े रह के बात बोलेगा ना, उसका उस दिन पानी उतर जाएगा। और उनका इत्तेफाक मेरे से आमना सामना नहीं हो रहा। बार बार मुसलमानों की बात करना कि मुसलमान तुमको इतने हल्के नज़र आ रहे हैं। जो भी उठेगा गहरा गहरा उठ के बात करेंगे हमारे बारे में। मस्जिदों में घुस के मारने की बात भी इससे पहले कर चुके। मस्जिद में क्या, मैं हाउस में तुम्हारे साथ में बैठता, बोला मेरे से खेट ले। मस्जिद तो बहुत दूर की बात है। अच्छा सर, अभी आपने सभापति महोदय को एक लेटर दिया। आपने डिमांड की कि मोहम्मद अली रोड के ऊपर जिस तरीके से जो हॉकर्स थे उनके ऊपर जो अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई हुई, उसको लेकर आपने क्या डिमांड की? आप क्या चाहते हैं?
मैं ज़रूर, हम लोग सभापति महोदय से मिले, हमारा शीर्ष मंत्री, हम सब आमदार लोग मिलकर गए। मैं कल मोहम्मदी चौक गया था, वहाँ हॉकर लोगों की परेशानी जाना हूँ। और ये मतदार संघ जो यानी राहुल नार्वेकर साहब का ही मतदार संघ है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप सभापति हैं, आपका ही मतदार संघ है, मेरे समाज के लोग वहाँ कारोबार करते हैं और ये परंपरा कम से कम 100 सालों से चल रही है कि वहाँ पे हॉकर धंधा करता है और उससे उसको कुछ लोगों को शिकायत नहीं है। वो तो उल्टा लोगों के लिए राहत है कि जो लोग बड़े बड़े शोरूम में जा नहीं सकते, उनके सारे अरमान वहाँ रोड के ऊपर निकल जाते हैं। तो वो तो रमज़ान का महीना है, उन लोगों के लिए तो कारोबार का सबसे बड़ा महीना है। अगर इस महीने अगर उनको सहूलियत नहीं मिली तो बेचारे वो अपना अपना रोजी रोज़गार कैसे चलाएंगे। एक तरफ आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो एक तरफ थोड़ी विकास होगा साहब, विकास तो सब तरफ करेंगे तो सबका साथ होगा। अच्छा सर, ये जो कार्रवाई मोहम्मद अली रोड पर गोलदेवल मंदिर के आसपास के इलाकों में जब कार्रवाई हुई तो वहाँ पर कुछ दुकानदारों से जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो स्टॉल है वो रजिस्टर्ड था, हमारे पास बीएमसी की तरफ से लाइसेंस था, उसके बावजूद हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी गई। देखिए, अतिक्रमण अगर है तो उसको तोड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन सर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जिस तरीके से आपने कहा कि 100 वर्षों पुरानी परंपरा है, लोग वहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आते, लेकिन इस वक्त रमज़ान के ऐन मौके पर कार्रवाई, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तरफ हम कुंभ मेले की तैयारी कर रहे हैं, कुंभ मेले के लिए बड़ा बजट बना रहे हैं। जब कुंभ मेला होगा तो वहाँ पे स्टॉल भी लगेंगे, दुकानें भी लगेंगी। अब यहाँ ऑलरेडी दुकानें हैं और एक ही महीना रमज़ान का है और वो गरीब समुदाय है जो रोजी रोटी कमा के अपना अपना घर पालता है, ईमानदारी से करता है। 2 नंबर धंधे करने वालों के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं, वो परमिशन लेके काम कर रहे हैं, विदाउट परमिशन काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट उनका कुछ कर भी नहीं रहा। दूसरी तरफ एक गरीब आदमी जो अपना परिवार पालता है, ईमानदारी से 2 रोजी रोटी कमाता है, तो उसको इतनी रिस्ट्रिक्शन, इतने उसको कायदे, फिर भी उनके पास में, मैं कल था स्पॉट के ऊपर, मैंने देखा उनके पास में परमिशन थी, लेकिन वहाँ बीएमसी वाले और वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सब उनको परेशान कर रहे हैं। वो इस परेशानी को देखते हुए आज हम सभापति महोदय से मिले, उनको निवेदन दिए कि आप इसमें कुछ करिए, रमज़ान का महीना हमारा जा रहा है, क्योंकि इसी रमज़ान में सीज़न कमाते हैं, 2 पैसे कमाते हैं तो अपने घरों के लिए वो जोड़ जमा करके रखते हैं, उनकी बच्चियों की शादियाँ करते। आज अगर रमज़ान का महीना उनके हाथ से निकल गया तो उनको सीज़न मिलेगा कहाँ से? अंदर साहब, सिर्फ एक आखिरी सवाल, बांग्लादेश के नाम पर हिंदुस्तानी मुसलमान टारगेट पर है, क्या आपको ये लगता है? अगर बांग्लादेशी यहाँ पर है तो फिर ये सरकारें कर क्या रही? बिल्कुल, इस देश के प्रधानमंत्री से लेके मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि हमारे बीच में बांग्लादेशी ढूंढने से पहले आप आपकी कुर्सियों की नीचे तलाश करो कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसका दायित्व निभा रहे हैं क्या। ये मैं हिंदुस्तानी, मैं भी नहीं चाहूँगा कोई बाहर का देश का आदमी मेरे देश में आए। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए तो मैं सवाल उनसे करता हूँ कि तुम्हारे रहते हुए आया कैसा, कि तू इधर इधर की बात न मत कर, ये बता कि काफिला लूटा कैसा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू यहाँ का सरदार है, तेरे रहते हुए बांग्लादेशी यहाँ घुस कैसे आ रहे हैं? ये तुम्हारा फेलियर है, तुम अपना फेलियर सुधारो, ना कि हमारे बीच में लोगों को शक करना छोड़ दो। धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ आमदार मौजूद थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत जब से आई है, अब बांग्लादेश के मुद्दे पर जिस तरीके से राजनीति कर रही है उसको देखने की ज़रूरत है कि बांग्लादेशी इस मुल्क में आए कैसे, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक महाराष्ट्र के अंदर भी स्टेट हुकूमत बीजेपी की है और सेंट्रल में भी हुकूमत बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र भाऊ फडणवीस की गलती है, ऐसा आमदार साजिद पठान का कहना है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ में फवाद शेख।